हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रू लव स्टोरी पर। और मेरी कहानी माय डबल वाइफ। तो चलिए इस कहानी के नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 13, दादाजी से दोस्ती। दादाजी कृष्ण को ऐसे देखकर बहुत खुश थे, इसलिए वो अपनी बहू से उसकी खातिरदारी करने के लिए कहते हैं। वहीं प्रियंका की माँ इस बात से बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उन्हें भी कृष्ण बहुत पसंद आया था। हालांकि उसे दादाजी का हर फैसला पसंद नहीं था, लेकिन कृष्ण उसे बहुत पसंद आया था। और दादाजी की बात सुनकर वो जल्दी से रसोई में जाकर पहले से ही तैयार नाश्ता लाकर कृष्ण के सामने रख देती है, जिसमें 5 तरह की नमकीन, 4 तरह के बिस्किट, सूखे मेवे और साथ में हेल्दी समोसे, कचौरी और भी बहुत सारी चीज़ें, जिसे देखते ही देखते वो पूरी टेबल भर जाती है। ये देखकर कृष्ण हैरान था और उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि क्या कभी नाश्ते में भी इतनी सारी चीज़ें आती हैं और उसके मुंह से अपने आप ही निकलता है इतना सारा। ये देखकर दादाजी हंसते हुए कहते हैं, अरे बेटा शर्माओ मत, खाओ और इसे अपना ही घर समझो। और वैसे भी अब तुम्हें यहीं रहना है। ये सब सुनकर कृष्ण अपने होश में आता है। फिर वो अपने सामने रखा मैंगो जूस पीने लगता है। उसे इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उसने आज से पहले इतना टेस्टी जूस नहीं पिया था, इसलिए वो जल्दी ही उस ग्लास को खाली कर देता है और उनके साथ बैठकर बातें करने लगता है। प्रियंका की मम्मी उससे उस ग्लास में और जूस डाल देती है और कहती है, ये लो, अच्छा हुआ तुम्हें ये पसंद आया, नहीं तो मैं तुम्हें कुछ और पिलाती, वो भी शायद इससे थोड़ा अजीब होता क्योंकि मेरी पसंद की रेसिपी है। ये कहकर वो हंसने लगती है। वो एक बहुत अच्छी और प्यारी लेडी है, वो किसी का भी दिल जीत सकती है और यही उनकी खास बात है। कुछ देर तक वो वहीं बैठ कर तीनों बातें करते हैं और उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो कब से बातें कर रहे हैं। उन तीनों के बीच एक अलग ही रिश्ता बन गया था, जो ऐसे लग रहा था मानो वो कितने सालों से साथ रह रहे हो। वहीं कृष्ण जिसने सोचा था कि यहाँ उसकी ज़िंदगी मुश्किल भरी होगी, वो बड़े लोग बहुत अच्छी नहीं होते, इसलिए कुछ भी पलों में उसकी इस सोच और डर को भी ख़त्म कर दिया था। उसे प्रियंका की माँ अपनी माँ जैसी लग रही थी, वहीं उसके दादाजी उसे अपने दादाजी जैसे लग रहे थे। और ऐसे ही वो लोग बातें कर रहे थे, तब तक प्रियंका और उसके पापा के बीच की बात भी ख़त्म हो जाती है और वो दोनों भी नीचे आ जाते हैं। वो दोनों ही ऊपर रेलिंग से नज़ारा देख रहे थे। ये देखकर प्रियंका के चेहरा एक्सप्रेशन लेस था, वहीं उसके पापा के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल थी। और वो ये सब देखकर ही कहते हैं, ये लड़का कमाल का है, इसने इतने कम टाइम में सबका दिल जीत लिया। लेकिन उनकी बात सुनकर प्रियंका कोई जवाब नहीं देती और नीचे उतर आती है। उसके पापा भी ज़्यादा कुछ कहे उसके साथ ही नीचे आकर उसके पास ही बैठ जाते हैं। इस समय शाम के 7 बज रहे थे और समय को देखकर प्रियंका अपने दादाजी से कहती है, दादाजी अब हमें निकलना चाहिए। उसके दादाजी ये सुनकर कहते हैं, प्रियंका बेटा वैसे क्यों ना आज तुम यहीं रुक जाओ। नहीं दादाजी, वो मुझे कुछ ज़रूरी काम है और कृष्ण को भी अपना सारा सामान घर में शिफ्ट करना है। प्रियंका बहाना बनाते हुए कहती है। उसकी बात सुनकर दादाजी समझ जाते हैं कि वो आज उसे नहीं रोक सकते, इसलिए वो कहते हैं, बेटा ठीक है, लेकिन खाना तो खा कर जाना। जिस पर प्रियंका हाँ कहकर वहीं बैठ जाती है और अपने फ़ोन में कुछ करने लगती है। इस पूरे समय उसने एक बार भी कृष्ण की तरफ नहीं देखा। दादाजी और कृष्ण अभी भी बातें कर रहे थे और कृष्ण उनसे हंस कर बातें कर रहा था, जैसे वो कितने अच्छे दोस्त हो। ऐसे ही बात करते हुए दादाजी कृष्ण से कहते हैं, वैसे तुमने किस कॉलेज में एडमिशन लिया है। वो दादाजी, मैंने मसूरी का सबसे बड़ा कॉलेज मसूरी कॉलेज में एडमिशन लिया है। कृष्ण बड़े प्राउड के साथ कहता है, ओह तो तुमने उस कॉलेज में एडमिशन लिया है। दादाजी उसकी बात का जवाब देते हैं। वहीं प्रियंका का फ़ोन रिंग करने लगता है, जिसे लेकर वो बात करने के लिए बाहर चली जाती है। उसके जाने के बाद दादाजी प्रियंका की तरफ इशारा करके कहते हैं, बेटा तुम्हारा मेरी पोती के बारे में क्या कहना है। ये कृष्ण ये सुनकर कंफ्यूज होकर कहता है, किस बारे में, ये कि क्या वो खड़ूस है। और हाँ, सच बोलना, झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। दादाजी कृष्ण से पूछते हैं। वो दादाजी कृष्ण हकलाते हुए कहता है, अरे इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं तो यही कहूँगा कि ये खड़ूस नहीं महाखड़ूस है। ये कहकर वो हंसने लगते हैं। अच्छा हुआ, अच्छा तुम बताओ इस बारे में, चलो छोड़ो, ये बताओ क्या तुम्हें शतरंज खेलना आता है। हाँ बहुत अच्छे से। ठीक है, फिर हम अगली बार एक एक बाजी खेलेंगे। और वो ऐसे ही बात करने लगते रहते हैं। कुछ देर में प्रियंका की मम्मी उन्हें खाने के लिए बनाने के लिए आती है और वो सब मिलकर खाना खाते हैं। खाना खाते समय दादाजी कहते हैं, वैसे कुछ भी कहूँ, बच्चों के साथ खाना खाने का अलग ही मज़ा होता है। ये कहकर वो सब हंसते हुए बातें करते हुए खाना खाने लगते हैं। प्रियंका की मम्मी ये
खुशी का माहौल देखकर कहती है, कृष्ण बेटा आज तुम्हारी वजह से घर में इतना अच्छा माहौल बना है, सब कितने खुश हैं, सच में तुम हमारे घर में खुशियाँ लेकर आए हो। ये कहकर वो बड़े ही प्यार से कृष्ण के सर पर हाथ फिराती है। वहीं जल्दी ही खाना खाकर वो सब अपने अपने काम के लिए जाने लगते हैं। प्रियंका भी दादाजी मम्मी पापा चलते हैं कहकर वहाँ से चली जाती है। ठीक है, संभल कर जाना। प्रियंका की माँ उसे रोकना चाहती थी लेकिन फिर वो उसे जाने देती है। वहीं कृष्ण भी यही रुकना चाहता था, इसलिए वो उम्मीद भरी नजरों से दादाजी की तरफ देखता है, लेकिन दादाजी उसे ऐसे देख रहे थे जैसे वो कह रहे हों, आगे का सफ़र तुम्हें खुद ही तय करना होगा और अगर सही सलामत रहे तो फिर मिलेगी। कृष्ण भी फिर प्रियंका के साथ घर से बाहर आकर कार में बैठ जाता है जहां राज पहले से ही ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था। उसे देख कर कृष्ण एक प्यारी सी स्माइल देता और वो फिर भी आराम से बैठ जाता है और राज भी कार शुरू कर देता है। कुछ देर में कार सिटी की सड़कों पर दौड़ रही थी। वहीं उस कार में बिल्कुल शांति थी, जैसे एक पिन भी गिरेगी तो उसकी आवाज़ यहाँ गूंज उठेगी। कृष्ण कभी भी इतना शांत नहीं रह सकता था, इसलिए वो प्रियंका की तरफ देखकर जो इस समय अपने फ़ोन में लगी हुई थी कहता है, हम अब कहाँ जा रहे हैं? घर। प्रियंका एक शब्द में जवाब देती है, तो अब हम यहाँ से और अब हम जहाँ से आए हैं वो क्या था? कृष्ण प्रियंका से पूछता है। वो सिंघानिया फैमिली हाउस है जहाँ पर पूरा परिवार रहता है और हम दूसरी जगह पर रहेंगे जहाँ मैं रहती हूँ। प्रियंका बड़ी ही शांति से कहती है, लेकिन हम वहाँ क्यों जा रहे हैं? क्या तुम अपनी फैमिली के साथ नहीं रह सकते? कृष्ण बड़ी मासूमियत से साथ कहता है, मेरे अपने रीज़न है उनके साथ ना रहने के लिए। प्रियंका फिर से शांति से कहती है। कृष्ण फिर से कहता है, लेकिन हम आज तो वहाँ रुक सकते हैं थे, लेकिन हम आज वहाँ रुक सकते थे, तुम क्यों नहीं रुकी? क्योंकि मुझे ज़रूरी काम है, प्रियंका जवाब देती है। लेकिन कृष्ण में बात कहते हुए ही रुक जाता है जब उसने देखा कि प्रियंका उसे देख रही है, और ये देखकर वो अपना मुंह बंद कर लेता है और फिर से कार में शांति हो जाती है। कुछ ही देर बाद राज कहता है, बॉस हम पहुंच गए। ये सुनकर प्रियंका कार का दरवाज़ा खोल कर बाहर आ जाती है। कृष्ण भी दरवाज़ा खोलकर बाहर आ जाता है। तभी राज बाहर आकर अपना सर झुकाकर कृष्ण से कहता है, वेलकम होम सर। इस समय उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी और फिर राज कृष्ण को अपने पीछे चलने का इशारा कहता है और उसे घर के अंदर लेकर जाता है। चैप्टर नंबर 14, वेलकम होम सर। कृष्ण जब अपने सामने उस घर का यूं ही विला या यूं कहें विला को देखता है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती है, क्योंकि उसने घर के बारे में कुछ और ही सोचा था, लेकिन ये कुछ और ही था। ये घर सिंघानिया फैमिली हाउस जितना बड़ा तो नहीं था, लेकिन फिर भी ये उससे कुछ कम भी नहीं था। जब कृष्ण उस घर को देखने में व्यस्त था तब उसके सामने चलने वाला राज 20 कदम चलकर रुक जाता है, क्योंकि उसे महसूस हुआ कि वो अकेला ही चल रहा है, क्योंकि कृष्ण तो उसके पीछे है ही नहीं। जब वो पीछे मुड़ता है तो कृष्ण अब भी उस घर को ही देख रहा था। राज जानता था कि कृष्ण का हैरान होना लाजमी है, क्योंकि ये घर बेहद सुंदर जो था। फिर राज वापस कृष्ण के पास आकर बड़े ही आदर के साथ कहता है, सर क्या हम अंदर चले? जिस पर कृष्ण अपने होश में आते कहता है, हाँ। और ये कहकर वो अपनी नजरें इस घर से हटा लेता है और राज के पीछे चलने लगता है। जब वो घर के अंदर जाता है तो देखता है सभी नौकर और नौकरानी एक लाइन में उसके सामने सर झुकाकर खड़े थे। ये देखकर कृष्ण थोड़ा नर्वस होता है और सर झुकाकर वो अंदर जाने लगता है। तभी हेड सर्वेंट आगे आकर अपना सर झुकाकर बड़े ही आदर के साथ कहता है, वेलकम होम सर। ये सुनकर कृष्ण बस अपने दांत दिखा देता है। वहीं राज उस सर्वेंट से कहता है, मिस्टर ली आप सर को कमरे तक छोड़ आइए, साथ में इन्हें घर भी दिखा दीजिए, मैं चलता हूँ। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। कृष्ण को एक बार और अंदर आदर देखकर और कृष्ण अब बस अपने दांत दिखा रहा था। हेड सर्वेंट के साथ चल रहा था जो उसे सारे कमरे दिखा रहा था और उसे हर चीज़ बता रहा था। फिर वो उसे मास्टर बेडरूम के तक छोड़ देता और अपना सर झुका कर कहता है, सर अब आप आराम कीजिए। ये कहकर वो बड़े ही आराम से वहाँ उसे छोड़कर चला जाता है। कृष्ण जब अपने सामने उस कमरे को देखता है तो वो उसके अंदर चला जाता है और कमरा सफ़ेद और काले रंग में रंगा हुआ था, लेकिन फिर भी ये बेहद सुंदर लग रहा था। कृष्ण जब उस कमरे को देखता है तो वो
और भी हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है क्या दुनिया के सारे महंगे और बेशकीमती चीज़ें इसी घर में हैं। ये कहकर वो अपने पास रखा टेबल जो फ्लावर पॉट था जो कांच से बना हुआ था उसे देखता है। उसमें इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो उसे हाथ लगा सके और फिर वो उस कमरे की तस्वीर और वहाँ पर रखा हर सामान वो बेहद महंगा था उसे देखकर बस देखता ही रह जाता है। जब वो ये सब देखने में व्यस्त था तभी बाथरूम का दरवाज़ा खुलता है और वहाँ के पर बाथ गाउन पहनकर प्रियंका बाहर आती है। उसके बाल जिससे पानी उसकी गर्दन से होते हुए नीचे जा रहा था। ये देखकर कृष्ण का गला सूख जाता है और वो बस अपनी लालच भरी नज़रों से प्रियंका को देख रहा था। वहीं जब प्रियंका को ये महसूस होता है कि कोई दो आंखें उसे देख रही है तो वो अपने बालों को छोड़कर सामने देखती है। फिर उसकी नज़र उन दो लालची नज़रों से मिलती है जो इस समय खुले आम उसे अपनी नज़रों से देख रहा था। प्रियंका ये देखकर अपनी वो आपस में जोड़ लेती है और वो अपने बालों को छोड़कर खुद वॉकिंग क्लोजेट में जाकर कपड़े पहनकर आती है। लेकिन फिर भी कृष्ण उसे बेशर्मों से देख रहा था और ये देखकर प्रियंका जाकर बेड पर बैठ जाती है और अपने एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखकर कृष्ण को देखकर कहती है मज़ा आया, क्या तुम्हें अच्छा लगा? जिस पर कृष्ण अपनी गर्दन हाँ में हिलाता है और उसकी बात सुनकर प्रियंका उसे घूरने लगती है। वहीं उसे खुद को यूँ घूरता देखकर कृष्ण अपना गला साफ करके कहता है देखो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तुम तो जानती हो हमारी शादी हो चुकी है तो हम एक ही कमरे में रहेंगे तो तुम्हें अंदर से कपड़े पहन कर आने चाहिए थे। और उसकी बात सुनकर प्रियंका बिना कुछ कहे बस उसे घूर रही थी। फिर कुछ देर तक कमरे में शांति रहती है और प्रियंका एक गहरी सांस लेकर कहती है मेरी बात सुनो, मैं पहले ही सारी बात तुम्हारे सामने रखती हूँ। हमारी ये शादी मजबूरी में हुई और इस शादी का ज़्यादा कोई मतलब नहीं है तो तुम ज़्यादा सोचो मत। तुम बस अपना काम करो और तुम मेरे काम के बीच में भी नहीं आओगे, ना ही मैं तुम्हें रोकूंगी, ठीक है? तुम ये समझ सकते हो कि एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। फिर कृष्ण बस हाँ में कहता है और क्योंकि वो भी ये जानता था कि इन दोनों की ज़िंदगी बिल्कुल अलग है। कृष्ण फिर उसकी बात सुनकर बाहर जाने लगता है जिस पर प्रियंका उसे रोक देती है और कहती है अब तुम कहाँ जा रहे हो? जिस पर कृष्ण बड़ी ही मासूमियत से कहता है मैं दूसरे कमरे में जा रहा हूँ। इसकी बात सुनकर प्रियंका उससे कहती है और क्यों जा रहे हो? हाँ, क्या तुम भूल गए हम शादीशुदा हैं और अगर तुम बाहर दूसरे कमरे में रहोगे तो मेरे मम्मी पापा को पता चल जाएगा, इसलिए हमें सबके सामने पति पत्नी के होने का नाटक करना होगा। जिस पर कृष्ण कहता है लेकिन क्यों? आगे कुछ कहता तभी प्रियंका कहती है लेकिन और कुछ नहीं, तुम इसी कमरे में मेरे साथ रहोगे बिना किसी बहस के, ठीक है? अब जाओ और अपने कपड़े बदल कर सो जाओ, बहुत रात हो गई है। ये कहकर प्रियंका रिलैक्स होकर अपने हाथ पीछे करके बैठ जाती है। लेकिन कृष्ण अभी भी वहीं था। जब प्रियंका को कोई आवाज़ नहीं आती तो वो अपनी आंखें खोलकर देखती है कि कृष्ण अभी भी अपनी जगह पर खड़ा है। तो वो उसे देखकर कहती है क्या हुआ, तुम अभी भी यहाँ क्या कर रहे हो, जाओ। जिस पर कृष्ण उसे देखकर बड़ी ही मासूमियत से कहता है क्या मैं तुमसे कुछ पूछूं? जिस प्रियंका अपने सर को हाँ में हिलाती क्योंकि वो जानती थी कि कृष्ण उसे सवाल ज़रूर करेगा। अगर वो सवाल नहीं करता तो उसे ज़रूर बुरा लगता। प्रियंका अब कृष्ण को देखने लगती है और उसे बैठने का इशारा करती है। उसकी बात मानकर कृष्ण भी पास के सोफे पर बैठ जाता है और थोड़ा गंभीर होकर कहता है मुझे जानना है कि तुम तो इतनी अमीर परिवार से हो लेकिन फिर भी तुमने मुझसे शादी क्यों की जबकि हम तो एक दूसरे को जानते भी नहीं। मैं तो तुमसे कभी मिला भी नहीं, फिर तुमने मुझ जैसे साधारण से लड़के से शादी क्यों की, और वो भी उसी समय जब तुम मुझे किसी की ज़रूरत थी। उसकी बात सुनकर प्रियंका जो रिलैक्स होकर बैठी हुई थी वो उसे देखकर कहती है पहली बात ये बिल्कुल सच है कि हम एक दूसरे को पहले से नहीं जानते और तुम्हारी मदद करना ये बस एक हादसा है और कुछ नहीं। ये कर वो चुप हो जाती है। उसकी बात सुनकर कृष्ण समझ आता है कि ये सब तो बस हादसा है, लेकिन शादी, और जैसे उसके दिमाग में ये बात आई वो प्रियंका को से कहता है ये सब तो ठीक है लेकिन फिर तुमने मुझसे शादी क्यों की? जिस पर प्रियंका कुछ नहीं कहती और कुछ सोचने लगती है। चैप्टर नंबर 15 शादी क्यों की। जब कृष्ण प्रियंका से कुछ सवाल करता है तो प्रियंका किसी गहरी सोच में डूब जाती है। नहीं, कृष्ण बस उसे देख रहा था। फ्लैशबैक शुरू। प्रियंका जब उस बाजार से गई तब वो किसी से मिलने के लिए गई थी, वो जो उसके लिए ज़रूरी था, और आते समय वो कृष्ण से टकरा गई और वो दोनों ही एक दूसरे को देखते रह गए। उस समय प्रियंका कृष्ण को नहीं जानती थी और उसने उसे नज़रअंदाज कर दिया। और जब वो उस जगह से अपने घर आई तो उसने वहाँ उसके दादाजी मिले जो उसके घर आए हुए थे। उनके
दादाजी बिना वजह उसके पास नहीं आते जब तक वजह तो ज़रूरी ना हो। इसलिए प्रियंका समझ गई कि ये मामला ज़रूर कुछ ज़्यादा ही ज़रूरी है। उस समय उनके दादाजी कुछ ज़्यादा ही गंभीर लग रहे थे। जब प्रियंका ने अपने दादाजी से यहाँ आने की वजह पूछी तो उन्होंने उससे एक वादा लिया। दादाजी ने कहा, प्रियंका बेटा, मैं तुम पर तुम्हारे पापा से भी ज़्यादा भरोसा करता हूँ। तुम मेरी सबसे प्यारी बच्ची हो। अब आज दादाजी तुमसे कुछ मांगना चाहते हैं। इसे दादाजी की आखिरी इच्छा समझकर पूरा कर दो। प्रियंका थोड़ा हैरान थी क्योंकि आज दादाजी कुछ अलग लग रहे थे। इसलिए प्रियंका भी कहती, जी दादाजी कहिए, क्या बात है? आप जो कहेंगे वही होगा। नहीं, पहले तुम वादा करो कि तुम अपनी बात से पीछे नहीं हटोगी और मेरी बात बिना किसी सवाल के मानोगी। दादाजी अपनी बात पर जोर देते हुए कहते हैं, जिस पर प्रियंका ने बिना ज़्यादा सोचे सिर्फ दादाजी के लिए कहा, ठीक है दादाजी, मुझे आप पर भरोसा है। आप जो कहेंगे वो मैं करूँगी बिना कोई सवाल के, ठीक है? ये सुनकर दादाजी मुस्कुराने लगे और फिर अपने पास से एक फ़ोटो निकालकर उसे प्रियंका के सामने रखकर कहते हैं, तुम्हें इस लड़के से शादी करनी है और इसे प्रोटेक्ट भी करना है। जिस पर प्रियंका जिसके सामने कृष्ण की फ़ोटो रखी हुई थी उसे देख कर कहते, लेकिन दादाजी, लेकिन मुझे इसे प्रोटेक्ट किससे करना है? और अगर इसे प्रोटेक्ट करना है तो शादी करने की क्या ज़रूरत है? मैं इसे ऐसे भी प्रोटेक्ट कर सकती हूँ। जिस पर दादाजी थोड़ा गुस्सा होकर कहते हैं, मैंने कहा ना कि कोई सवाल नहीं, बस मेरी बात मानो और इससे शादी कर लो और इसका पता इस फ़ोटो के पीछे और तुम्हें इसे प्रोटेक्ट करना है। जिस पर प्रियंका बीच में कहते हैं, लेकिन दादाजी, मुझे इसे किससे प्रोटेक्ट करना और ये कौन है? उसकी बात सुनकर दादाजी कहते हैं, इसे तुम्हें बस सबसे यहाँ तक कि अपनों से भी इसे बचाना है। और रही इसकी बात कि ये कौन है, ये दादाजी फाइल निकाल कर उसके सामने रख कर कहते हैं, ये रही इसकी फ़ाइल, इसमें तुम्हें इसके बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। और हाँ, तुम्हें इसे 2 दिन के अंदर शादी करनी है, हर हालत में। ये कहकर दादाजी वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद प्रियंका ने कृष्ण की सारी जानकारी पढ़ी, लेकिन उससे कुछ ज़्यादा खास नहीं थी। और सबसे ज़रूरी बात जो प्रियंका को लगी कि कृष्ण एक नॉर्मल फैमिली में है, फिर उसके दादाजी उसके बारे में इतना कुछ क्यों निकलवाए, ये सब कुछ अजीब था। इसलिए प्रियंका ने राज से कृष्ण के बारे में जानकारी निकालने को कहा और वो भी वही जानकारी लेकर आया जो उसके दादाजी ने उसे दी थी। उसके बाद प्रियंका ने कुछ सोचकर दादाजी की बात मानकर कृष्ण से शादी कर ली, क्योंकि उसे मदद की ज़रूरत थी। और प्रियंका को उससे शादी की डील करने का मौके का फ़ायदा उठाकर उसने उससे शादी कर ली। फ्लैशबैक खत्म। प्रियंका ये सब सोच रही थी और उसे ये सोच में डूबा देखकर कृष्ण कहता, हे, तुमने बताया नहीं कि तुमने मुझसे शादी क्यों की? जिस पर प्रियंका को सोच कर कहती है, मुझे नहीं पता। उसकी बात सुनकर कृष्ण कंफ्यूज होकर कहते हैं, मतलब? जिस पर प्रियंका से समझाते गए थे, दादाजी चाहते थे कि मैं तुमसे शादी करूं और इसलिए उन्होंने मुझे तुम्हारी तस्वीर दी, मैंने शादी के लिए हाँ कर दी और तुमसे शादी कर ली। कृष्ण अपना सर खुजाने लगता है। उसे इस तरीके से देखकर प्रियंका फिर थोड़ी तेज आवाज़ में कहते हैं, अब ज़्यादा बकवास मत करो और जाकर नहा लो और सो जाओ। जिस पर कृष्ण फिर बिना कुछ कहे ही कपड़े लेकर बाथरूम में नहाने के लिए चला जाता है। और कुछ देर बाद नहाकर जब वो बाहर आता है तो वो देखता है कि प्रियंका सोफे पर ही सो गई है। देखकर वो थोड़ा कंफ्यूज होता है और फिर सोचता है कि वो प्रियंका को बिस्तर पर सुला दे, लेकिन फिर जब वो प्रियंका को उठाने के लिए उसके पास जाता है तो उसे उसकी बात याद आती है, जब प्रियंका ने कहा था कि तुम मुझसे दूर रहना। याद करके वो जाकर चुपचाप बिस्तर पर लेट जाता और उसे लगा था कि अनजान जगह पर उसे नींद नहीं आएगी, लेकिन प्रियंका का बिस्तर इतना आरामदायक था कि कृष्ण बस 10 मिनट में ही गहरी नींद में चला गया। वहीं प्रियंका सोफे पर सो रही थी। कमरे में अंधेरा था और उन दोनों की सांसें इस कमरे की हवाओं में मिल रही थी, जिससे यहाँ का माहौल आज पहले जैसा नहीं था। एक तरफ मिडिल क्लास फैमिली का बेटा जिसके पास कुछ नहीं, बस उसका हैंडसम चेहरा और आकर्षक पर्सनैलिटी के अलावा, और वहीं दूसरी तरफ अमीर परिवार की राजकुमारी जो हमेशा एक योद्धा की तरह पली। और आज वो जिसने कभी किसी के सामने झुकना नहीं सीखा, उसने एक ऐसे इंसान से शादी की और वो अब उसके साथ बन चुकी है। कोई भी नहीं जानता कि आगे क्या होगा, क्योंकि क्या है इनकी किस्मत में और क्या लिखा है। ऐसा कौन सा राज है जो दादाजी छुपा कर बैठे हैं? क्यों करनी है प्रियंका को कृष्ण की हिफाजत? आखिर किससे खतरा है इसे? तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।